नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला पे। मेरा नाम है विक्रम। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ध्यान रहे, हमारा ये 500 वीडियो का सीरीज आ रहा है जो कि अलग अलग पार्टों में आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए सारे वीडियो के अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयनवाद पे आधारित था। योग्यतम की उत्तरजीवित एवं प्राकृतिक चयनवाद दोनों एक ही सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं मूल या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। घास खाने वाले जानवर जैसे बकरी, खरगोश, गाय, हिरन इत्यादि प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। अनुसार मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और भी इत्यादि। जीवों तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये इकोलॉजी कहलाता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सजीव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। अब बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि आता है। और टियोकोलॉजी के अंतर्गत केवल एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करते हैं। साइनोकोलॉजी किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को साइनोकोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस युग में कोई भी जीवन नहीं था। तो एजवाइक युग में कोई भी जीवन नहीं था। इस काल में अकर्नियन काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव है। पेलिजुआइक तथा पुराजीव काल, इसे प्राथमिक युग भी कहते हैं। इस युग में वनस्पति पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। तो ये जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की एक प्रमुख शाखा जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये डार्विन ने प्रतिपादित किया था। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि प्राकृतिक क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो इसे लेमार्क ने समझाया था। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जीन विटस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वासंगति का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्न में से कौन वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। सितारा स्टारफिश सितारे नुमा इक्नोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश आरियल को कहते हैं जो कि संघ सिलिंड्री का एक जंतु है। डॉगफिश स्कोलियोडॉन को कहते हैं जो कि एक उपस्थित मछली है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं जो कि एक अस्थिर वास्तविक मछली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्तनपायी जीव, इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मैट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका को किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिका में डीएनए पाया जाता है जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की सकेंट सूचनाओं को जन्मपात्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाया जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स कांच क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट अब तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।